darker the night, the deeper the secrets hidden within. नमस्कार, द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो थोड़ा हटके है। हमारे पास 3 अलग-अलग शहरों से 3 बहुत ही अजीब गुमशुदगी के मामलों की फाइल्स है। हाँ, और ये वो केस नहीं है जो मतलब हेडलाइंस में आते हैं, ये वो हैं जो फाइलों में कहीं दब जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनमें कोई तर्क, कोई सबूत मिलता ही नहीं है। तो आज हम इन्हीं अजीब मामलों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। और ये समझना भी जरूरी है कि इनमें तथ्य कहाँ खत्म होता है और लोक कथा कहाँ से शुरू होती है। ये साधारण गुमशुदगी के केस तो बिल्कुल नहीं लगते। सही कहा, कोई किडनैपिंग या भाग जाने जैसा साफ मोटिव नहीं है। हर केस में एक ऐसा अजीब एलिमेंट है जो हमारी समझ को मतलब सीधी चुनौती देता है। तो चलिए पहले केस से ही शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं साल 2004 में दिल्ली एनसीआर के एक बाहरी इलाके में। ओके। हमारे सोर्स का जो केंद्र है वो है अनिरुद्ध मेहता, एक बहुत ही होनहार युवा सरकारी अधिकारी। केस फाइल के हिसाब से अनिरुद्ध का हाल ही में मुंबई से ट्रांसफर हुआ था। बिल्कुल। और वो घर लौट रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये सफर थोड़ा गोपनीय था। गोपनीय मतलब वो पुलिस के साथ किसी बहुत ही संवेदनशील मामले पर काम कर रहा था जी। तो देर रात हो चुकी थी और उसने थकान मिटाने के लिए एक छोटे से ढाबे पर गाड़ी रुकवाई। एक मिनट, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। सफर गोपनीय था। हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसे शायद किसी खतरे का अंदेशा था। हो सकता है, ये अपहरण की थ्योरी को मजबूत करता है। जी। तो ढाबे के पीछे पार्किंग में उसका ड्राइवर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। ठीक है। कुछ देर बाद अनिरुद्ध बाहर आया, हाथ में कुछ फाइलें थीं। ड्राइवर की गवाही के मुताबिक अनिरुद्ध ने गाड़ी के चारों ओर एक नजर डाली, जैसे कुछ जांच रहा हो, और फिर पीछे की सीट का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। और ड्राइवर उसे देख रहा था। हाँ, ड्राइवर की नजरें उसी पर थीं। अनिरुद्ध का हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा ही था कि ड्राइवर ने पलक झपकी और बस उसी एक पल में अनिरुद्ध वहां नहीं था। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। पलक झपकते ही गायब हो गया। ये तो एक बहुत नाटकीय बयान है। पुलिस की रिपोर्ट में ड्राइवर की गवाही को लेकर क्या कहा गया? बिल्कुल, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। ड्राइवर से कई दौर की पूछताछ हुई, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हुआ, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अच्छा। उसकी कहानी शुरू से आखिर तक एक ही रही। वो कसम खाकर कहता रहा कि उसने कोई आवाज नहीं सुनी, न कोई संघर्ष देखा, वो बस गायब हो गया। तो मतलब कोई फोरेंसिक सबूत भी नहीं मिला होगा? कुछ भी नहीं। जमीन पर घसीटने का कोई निशान नहीं, कोई छूटा हुआ सामान नहीं। आसपास जो थोड़े बहुत सीसीटीवी कैमरे थे, उनमें भी कोई दूसरी गाड़ी या कोई और नजर नहीं आया। तो हमारे पास बस एक ही गवाह है जिसकी कहानी अविश्वसनीय है और कोई सबूत नहीं। ये तो एक तरह का डेड एंड है। हाँ। हो सकता है ये एक बेहद पेशेवर अपहरण हो, इतना तेज और शांत कि ड्राइवर को समझने का मौका ही ना मिला हो। पलक झपकने का मतलब 1 सेकंड भी हो सकता है और 5 सेकंड भी मुश्किल है। लेकिन तब क्या होता है जब गवाह इंसान ना होकर जमीन पर पड़े निशान हो? हाँ, ये दिलचस्प है। इंसानी याददाश्त तो धोखा दे सकती है, पर फिजिकल सबूत वो ज्यादा ठोस माने जाते हैं। तो अगला मामला कहाँ का है? ये घटना है 2016 की, रांची, झारखंड के बाहरी इलाके से। ओके, 2016। यहाँ सतीश्वर परिवार रहता था। नवंबर की एक ठंडी और धुंध भरी शाम थी। पिता ने अपने 15 साल के बेटे आरव को पास के तालाब से पानी लाने भेजा। ठीक है। आरव बाल्टी लेकर घर से निकला। उस शाम ओस गिरी थी, तो घर से तालाब तक जाने वाली कच्ची पगडंडी पर आरव के जूतों के निशान बिल्कुल साफ बन रहे थे। माहौल का भी इसमें बड़ा रोल होगा, धुंध और कम रोशनी। बिल्कुल। कुछ देर तक जब आरव वापस नहीं आया तो उसकी छोटी बहन प्रिया टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकली। वो तालाब की तरफ बढ़ते हुए उसका नाम पुकार रही थी, और तालाब से ठीक 5 कदम पहले टॉर्च की रोशनी में उसे जो दिखा वो बेहद अजीब था। क्या? पगडंडी पर आरव के जूतों के निशान अचानक खत्म हो गए थे? खत्म हो गए? इसका क्या मतलब है? मतलब क्या वो किसी पत्थर पर या सूखी जमीन पर चला गया जहां निशान नहीं बनते? यही सवाल पुलिस ने भी उठाया था, लेकिन सोर्स रिपोर्ट्स और परिवार के बयानों के मुताबिक वो जगह पूरी तरह से गीली मिट्टी की थी। निशानों के आगे या आसपास कोई पत्थर या सूखी जमीन नहीं थी। तो फिर ऐसा लग रहा था मानो वो चलते चलते हवा में उड़ गया हो। अजीब है। वहां ना किसी संघर्ष के निशान थे, ना किसी और व्यक्ति के पैरों के निशान, और ना ही घसीटने के।
तालाब की सतह भी बिल्कुल शांत थी। ये वाकई में बहुत अजीब है। अगर हम अलौकिक सिद्धांतों को एक तरफ रखें तो क्या संभावनाएं हैं? हो सकता है किसी ने उसे ऊपर खींच लिया हो, जैसे किसी पेड़ से। पुलिस ने इन सभी संभावनाओं की जांच की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। इस केस का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा अगले दिन सुबह शुरू हुआ। आरव की माँ जब तालाब के किनारे उसे ढूंढ रही थी तो उसे कमजोर टूटी हुई आवाज सुनाई दी। आवाज? हाँ, आवाज आरव की थी। वो कह रहा था, माँ यहाँ हूँ, मेरी मदद करो। अब ये मामला और भी जटिल हो गया। क्या माँ अकेली थी जब उन्होंने आवाज सुनी? देखिए, दुख और तनाव में इंसान को ऐसी चीजें सुनाई दे सकती हैं जो असल में होती नहीं है। शुरुआत में ऐसा ही लगा, लेकिन स्थानीय लेखों के अनुसार अगले कुछ हफ्तों तक परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी वो आवाज कई बार सुनी। सबने सुनी? हाँ, वो आवाज हमेशा धुंध में से आती लगती, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं ओर से। हर बार वो और ज्यादा दूर और कमजोर महसूस होती, जब तक कि एक दिन वो पूरी तरह से बंद नहीं हो गई। एक से ज्यादा लोगों का एक ही तरह का अनुभव करना, ये इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक घटना से ज्यादा बना देता है। फिर भी पैरों के निशान और आवाजों का ये मेल इस केस को अनिरुद्ध मेहता के केस से कहीं ज्यादा रहस्यमय बना देता है। सही कहा। अब जो हमारा तीसरा और आखिरी केस है, वो इन दोनों को मिला देता है, यानी कई गवाह और एक ऐसी घटना जो दिन के उजाले में हुई। ये तो और भी मुश्किल होना चाहिए। दिन के उजाले में एक से ज्यादा गवाहों के होते हुए कोई कैसे गायब हो सकता है? यही सवाल आज तक जयपुर के उस छोटे से गांव को परेशान करता है। ये घटना 2009 की है, जयपुर के एक बाहरी रेगिस्तानी इलाके में। एक किसान थे, ओंकार लाल। गर्मी का दिन था और वो अपने घर के बरामदे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनकी भैंसें तेज धूप में बेचैन हो रही हैं, तो वो उन्हें हाँककर छांव में ले जाने के लिए उठे। ठीक है, एक आम दिन की तरह। बिल्कुल। ठीक उसी वक्त उनके पड़ोसी राजीव और उसका बेटा बाइक से गुजर रहे थे। उन्होंने ओंकार को हाथ हिलाकर नमस्ते किया। ओंकार ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तो यहाँ पर दो गवाह हैं जो ओंकार के साथ सीधे तौर पर बातचीत कर रहे हैं। हाँ। राजीव और उसका बेटा मुश्किल से कुछ मीटर आगे बढ़े होंगे जब बेटे ने पीछे मुड़कर देखा, और उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पिता से बाइक रोकने को कहा। और जिस जगह ओंकार लाल 1 सेकंड पहले खड़े थे, वो जगह अब खाली थी। खाली? क्या उन्होंने किसी गाड़ी को तेजी से आते जाते देखा या धूल का कोई गुबार? रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ भी नहीं। न कोई धूल उड़ी, न कोई चीख सुनाई दी, न कोई गाड़ी आई। बस एक पल में ओंकार थे और अगले ही पल में वो नहीं थे। ये तो नामुमकिन लगता है। वो दोनों भागकर उस जगह पहुंचे। जमीन बिल्कुल समतल थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कई दिनों तक खोजबीन चली, लेकिन ओंकार लाल का कोई सुराग नहीं मिला। 2 लोगों की एक जैसी गवाही को खारिज करना लगभग नामुमकिन है, खासकर जब घटना इतनी करीब से और साफ मौसम में हुई हो। तो फिर हुआ क्या होगा? पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आया, पर इस कहानी में भी एक अजीब मोड़ है, आरव के केस की तरह ही। फिर से? हाँ, कुछ महीनों बाद ओमकार के परिवार ने देखा कि जिस जगह पर वो आखिरी बार खड़े थे, वहां रेत का एक गोल दायरा बंजर हो गया था। उसके चारों तरफ तो सूखी टूटी घास थी, लेकिन उस घेरे के अंदर कुछ नहीं उगता था। अच्छा। और ओंकार की पत्नी का दावा है कि जब भी वो उस जगह के पास जाती थी, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती थी, मुझे वापस ले चलो, मैं रास्ता भूल गया हूँ। फिर से वही पैटर्न, एक रहस्यमयी गुमशुदगी और उसके बाद सुनाई देने वाली एक आवाज। ये बहुत अजीब है कि तीनों अलग अलग मामलों में ये इको या अवशेष वाला तत्व मौजूद है। तो अब इन तीनों केस को एक साथ रखकर देखते हैं। दिल्ली का एक सरकारी अफसर, रांची का एक किशोर और जयपुर का एक किसान। 2004 से 2016 के बीच हुई ये घटनाएं आज भी अनसुलझी हैं। हाँ, और अगर हम इन सोर्स मटेरियल से मुख्य पैटर्न निकालें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहला, घटना का अचानक और बिना किसी निशान के होना, कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं, कोई संघर्ष नहीं। बिल्कुल। दूसरा, गवाहों की मौजूदगी, जो या तो अकेले हैं और उनकी कहानी अविश्वसनीय है, या कई है और उनकी कहानी असंभव लगती है। और तीसरा, ये रहस्यमयी अवशेष या इको का कॉन्सेप्ट, जैसे आरव और ओंकार के केस में सुनाई देने वाली आवाजें। इन कहानियों के इर्द गिर्द स्थानीय लोक कथाओं में एक
एक दिलचस्प थ्योरी मिलती है। वो ये है कि हमारी दुनिया में कुछ जगहों पर या कुछ पलों में अदृश्य दरारें बन जाती हैं। अदृश्य दरारें? हाँ, जैसे किसी दूसरे आयाम या हकीकत में खुलने वाले दरवाजे, और जो भी उस वक्त उस जगह पर मौजूद होता है वो उस तरफ खिंच जाता है। ये एक आकर्षक विचार है, लेकिन ये विज्ञान के दायरे से बाहर है। अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं। क्या? या तो ये तीनों मामले इतने कुशल और सुनियोजित अपराध हैं कि उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा और गवाहों के दिमाग को इस तरह से चकरा दिया कि उन्हें कुछ अलौकिक होता हुआ दिखा। और दूसरा विकल्प? या फिर हमें ये मानना होगा कि हमारे गवाह सच कह रहे हैं और उन्होंने वाकई कुछ ऐसा देखा जो हमारी भौतिकी की समझ से परे है। तो आखिर में ये स्रोत हमें किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं। क्या हमें सबूतों की कमी को ही एक तरह का सबूत मानना चाहिए? और यही इन मामलों को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। कभी कभी जब सारे तथ्य और तर्क खत्म हो जाते हैं तो पीछे सिर्फ एक असंभव कहानी बचती है। और वो कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये सोचने पर कि अगर हमारी समझ की दुनिया की एक सीमा है तो सीमा के ठीक पार क्या हो सकता है। शायद सबसे बड़े रहस्य वो नहीं है जो शोर मचाते हैं, बल्कि वो हैं जो खामोशी से घट जाते हैं। तो इसी खामोश रहस्य के साथ आज की एक गहरी पड़ताल हम यहीं खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.